एक घटना ने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। एक घटना ने भारतीय न्याय व्यवस्था पर सवालिया चिन्ह खड़े कर दिए। एक घटना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। हम बात कर रहे हैं अतुल सुभाष केस के बारे में। अतुल सुभाष केस के कारण लोग अलग अलग तरीके से अपने ओपिनियन रख रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके से अपने ओपिनियन, अपने इमोशंस को जाहिर कर रहे हैं। इस पूरे केस पर अपनी ओपिनियन बनाने से पहले हम अतुल के जीवन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अतुल के बारे में बात करें तो अतुल मूल रूप से बिहार के थे। वो बेंगलोर में AI इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। 2019 में उन्होंने नीता सिंघानिया से शादी की थी और 2020 में उनका एक बच्चा भी हुआ। अतुल ने बताया कि शादी के बाद उन्होंने 20 लाख रुपए अपने साले को दिए ताकि वो अपना बिजनेस खड़ा कर सके। साथ ही अतुल बताते हैं कि शादी के बाद से ही नीता सिंघानिया और उनके परिवार की लगातार पैसों को लेकर डिमांड बढ़ती चली गई। इसी दौरान कई बार अपने ससुराल वालों को वो पैसे दे चुके थे। आखिरकार परेशान होकर उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो नीता सिंघानिया उनका घर छोड़ के अपने मायके चली गई। जब अतुल ने अपने बच्चे से मिलने की इच्छा जाहिर की तो उनकी वाइफ के द्वारा साफ साफ मना कर दिया गया कि अतुल को उनके बच्चे से नहीं मिलने दिया जाएगा। परेशान होकर अतुल ने आखिरकार डिवोर्स की मांग की। जैसे ही अतुल ने डिवोर्स की मांग की, अतुल के ससुराल वालों के द्वारा अतुल पर 9 अलग अलग केस कर दिए गए। ये सारे केस यूपी के जौनपुर में दर्ज किए गए, जहां ना तो नीता सिंघानिया रहती थी ना अतुल रहता था। परंतु अतुल को परेशान करने के लिए, चूंकि अतुल बेंगलोर रहते थे तो वहां से उनको जौनपुर जाने में समस्या होती थी, इसलिए जानबूझकर केस जौनपुर में दर्ज करवाए गए। केस की सुनवाई के दौरान कई बार अतुल को जौनपुर जाना पड़ा। इसके बाद इस मामले को रफा दफा करने के लिए अतुल की वाइफ ने उनसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। बाद में लालच बढ़ती गई और ये डिमांड 1 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ रुपए हो गई। जब ये सारी बात अतुल ने कोर्ट को बताई तो अतुल के अकॉर्डिंग जज साहब ने उनको ही कहा कि उनके पास पैसे होंगे तभी तो उनसे डिमांड की जा रही है। साथ में अतुल ने जब कोर्ट में बताया कि NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग कई पुरुष झूठे केसों के चलते अपनी जान दे देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आखिरी सुनवाई के दौरान जब अतुल जौनपुर पहुंचे तो उनकी सास ने कहा कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, हमें तो लगा था कि तुम अपनी जान दे चुके होंगे। तब अतुल ने बताया कि अगर मैं जान दे देता तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलती। इसके जवाब में इनकी सास ने कहा कि तुम्हारे मरने के बाद भी हमारी पार्टी तो चलती रहती, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा घर, तुम्हारा पूरा पैसे तुम्हारी पत्नी के नाम हो जाते। इस बात को सुनने में भी हमें इतना अजीब लग रहा है तो सोचो अतुल पे क्या गुजरा होगा जब उसकी सास ने, उसकी पत्नी ने, जज साहिबा ने उनके सामने इस प्रकार की बातें की। इसके साथ अतुल ने जज पर भी आरोप लगाया है। अतुल का कहना है कि जज ने उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की। 5 लाख रुपए न देने पर जज ने उनकी सुनवाई करने से मना कर दिया। इन सब से परेशान होकर अतुल ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले अतुल ने 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाया, साथ में 40 पन्नों का नोट लिखा। इस नोट में उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, बच्चे के लिए और जज के लिए कई बातें लिखी। वीडियो में अतुल बताते हैं कि जब तक मेरे साथ न्याय नहीं होता है तब तक मेरे पार्थिव शरीर को जलाया न जाए। अगर मेरे को न्याय नहीं मिलता है तो मेरे शरीर को कोर्ट के आगे गटर में बहा दिया जाए। साथ ही साथ में अतुल ने कहा कि मेरी डेड बॉडी के पास में मेरी पत्नी और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को आने नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपने भाई और परिवार के लिए संदेश दिया कि मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है। अगर मेरा भाई और मेरा परिवार का कोई भी सदस्य मेरी पत्नी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य से मिलना चाहता है तो वो पब्लिक पैलेस में मिले। उनके पास में वीडियोग्राफी होनी चाहिए, कैमरा चालू होना चाहिए और साथ में कोई महिला भी होनी चाहिए। अगर वो अकेले में मिलेंगे तो उन पर रेप का केस भी लगाया जा सकता है। इन सब घटनाओं को देखकर आपकी आत्मा झकझोर हो जाती है। क्या कारण है इन सब के पीछे? क्यों लोग प्रताड़ित होते हैं? क्यों लोगों को अपनी जान देनी पड़ती है? और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? जब आप गहराई से सोचोगे तब आपको पता चलेगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कुछ लोग बिना सोचे इसके लिए जिम्मेदार दहेज प्रथा के कानून को ठहराते हैं। लोगों का कहना है कि सेक्शन 498A इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला भी देते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 498A इसमें ज़्यादातर मुकदमे फर्जी होते हैं। परंतु क्या सच में सेक्शन 498A इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? क्या सच में 498A की आवश्यकता नहीं है? तो ऐसा नहीं है। देश में आज भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि कई महिलाएं दहेज के लिए प्रताड़ित होकर अपनी जान दे देती हैं। हर साल 8000 महिलाएं
दहेज से प्रताड़ित होती है और वो अपनी जान दे देती है। ये आंकड़े अपने आप में ही दर्शाते हैं कि इस एक्शन की आवश्यकता है, परंतु दिक्कत वहाँ आती है जब इस कानून का मिसयूज होता है। इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ये बताए कि अगर कोई महिला इसका दुरुपयोग करती है, मिसयूज करती है, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान होगा। अतुल के जैसे कई केस हम डेली बेसिस पे देखते आ रहे हैं। कई पुरुष इस कानून के कारण प्रताड़ित होते हैं और वो अपनी जान दे देते हैं। ऐसा ही एक केस कांस्टेबल हरीश का था, उन्होंने भी इसी वजह से अपनी जान दे दी थी। इसी प्रकार प्रोफेसर दीपांशु ने भी इसी वजह से अपनी जान दी थी। तो 2 साल तक अपने बच्चे से मिल नहीं पाए थे क्योंकि उन पर डाउरी का केस लगा दिया गया। और भी ऐसे कई केस डेली बेसिस पे हम देखते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शादी के बाद जब महिलाओं का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और इसका पता जब उसके पति को चलता है, तो महिला उसके पति पर दबाव बनाती है कि अगर आपने ये बात बाहर लाई तो मैं आप पर दहेज प्रथा का केस लगा दूंगी। इस प्रकार से सेक्शन 498A का लगातार मिसयूज हो रहा है। बट आप ध्यान से सोचो, इस कानून की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ में इसे मिसयूज होने से रोका जाना चाहिए और ये रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, कानून की है, न्याय व्यवस्था की है। परंतु अतुल जैसे केस हमारी न्याय व्यवस्था पर सवालिया चिन्ह खड़े करते हैं। इससे ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था न्याय प्रदान करने में सक्षम है? क्या हमारा जस्टिस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि सबको न्याय मिलेगा, या फिर हर बार किसी न किसी अतुल को इसके हत्थे चढ़ना होगा? क्यों कोई अतुल हमारी कानून की लापरवाही के हत्थे चढ़े? क्यों किसी अतुल को अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जाता है? क्यों कोई अतुल अपनी हार्ड एंड अर्न मनी को किसी और को दे दे? इस बेसिस पे दे दे क्योंकि उसने उससे तलाक लिया है। इसके लिए कोई स्पष्ट कानून क्यों नहीं है? क्यों नहीं इसके लिए रूल बनाए जाते हैं? कितने पैसे देने चाहिए? कितना एलिमिनेशन मनी होना चाहिए? क्यों इसके लिए प्रावधान नहीं बनाए जा रहे हैं? ये सारे सवाल हमारी न्याय व्यवस्था के सामने खड़े होते हैं, हमारे लीगल सिस्टम के सामने खड़े होते हैं। इन सब के पीछे हमारा लीगल सिस्टम जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, कानून व्यवस्था जिम्मेदार है। क्यों सरकार इस कानून का अच्छे से पालन नहीं करवा पाती है? अंत में यही कहा जाएगा, सेक्शन 498A आवश्यक है क्योंकि आज भी महिला दहेज से प्रताड़ित होती है। इसके लिए इस कानून की जरूरत है, परंतु इस कानून की विसंगतियां भी है, इस कानून का मिसयूज भी है, उसे रोका जाना चाहिए। सरकार को इसके लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर कोई इस कानून का मिसयूज करता है तो उस पर भी एक्शन लेने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ में पुरुषों के लिए भी कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि जो अतुल जैसे केस बार बार देखने को मिलते हैं वो केस देखने को न मिले। अगर कोई भी करप्ट इंसान, चाहे वो न्याय व्यवस्था से जुड़ा हो, चाहे वो पुलिस से जुड़ा हो या किसी अन्य संस्था से जुड़ा हो, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो उसे जिम्मेदार ठहराया जाए, उसे सजा होनी चाहिए। हम कामना करते हैं कि अतुल को न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनकी पत्नी के अलावा जो भी इसके लिए अपराधी है उनको जिम्मेदार ठहराया जाए और उनको सजा होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।